हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर जो है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रख के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चलाई जा रही है, जो कि ऑलरेडी 3 से 4 पेपर अपलोड हो चुके हैं। और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज को भी चलाया जा रहा है और साथ ही साथ ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज को भी चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही नामी ग्रामी कोचिंग है यूपी पीसीएस के लिए। तो उसी की टेस्ट सीरीज की कड़ी में आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे? टेस्ट नंबर 5, जो कि संबंधित होगा आपके जनरल साइंस से, और साथ ही साथ इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे हम उसे भी शामिल करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से अपने। और यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं डिस्प्ले पर, तो जूम कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से एनर्जी देते हैं, बिल्कुल सही बात है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है क्या? तो ये गलत बात है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा हमें जो है कि ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी देती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी थकावट महसूस होती है तो हम लोग चाय के साथ नमकीन या फिर कुछ तला भुना या समोसे या पकौड़ी कुछ भी ऐसा खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी रिफ्रेश फील हो जाती है और तेज़ी से जो है कि हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे विटामिन और खनिज हैं और उनके अभावजन्य रोग, अगर ऐसे विटामिन की कमी होती है तो कौन से रोग होते हैं? जैसे विटामिन बी1 की बात करेंगे तो बेरी बेरी हो जाती है। विटामिन लौह यानी कि लौह की अगर बात करते हैं यानी कि खनिज की, तो इससे अरक्तता यानी कि एनीमिया होती है, ब्लड की कमी होती है जिसमें मतलब लोहे की कमी। और विटामिन डी सूखा रोग होता है, रिकेट्स। और कैल्शियम की कमी से दंत क्षय यानी कि जो दांतों का जो क्षरण होता है, इनेमल वगैरह, तो इसमें ये दिक्कत आती है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है क्या? और आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है असत्य, कि ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा, क्योंकि आहारी रेशे हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, केवल हमारे पाचन में जो है कि सहायक होते हैं। इसीलिए हम लोग फाइबर वाले फल खाते हैं, जैसे आपका संतरा, मौसम्बी, अनानास, ये जो फल होते हैं इसमें रेशे पाए जाते हैं, और रेशेदार फलों को खाना चाहिए, जो हमारे पाचन को जो है कि अच्छा रखते हैं। और हम जो हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्य रूप से पादप उत्पादों से ही होगी, भाई फल फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है? तो प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है? तो नायलॉन जो है कि नेचुरल फाइबर नहीं है। और सामान्यतः रुई, जूट, ऊन, रेशम इत्यादि जो है कि, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और ये सारे के सारे क्या है, कृत्रिम तंतु हैं, यानी कि संश्लिष्ट हैं, जो पादप या जंतु से प्राप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीन के पाचन करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे 6 प्रश्न है, जिसमें कुछ रोग दिए हुए हैं और इनके कारक दिए हुए हैं। जैसे खसरा की बात करेंगे, टाइफाइड, मलेरिया और गेहूं का रस्ट। तो आप देखेंगे कि क्या समझ में आएगा इसका उत्तर। तो देखिए, खसरा जो होता है वो विषाणु से होता है, टाइफाइड आपको जीवाणु से होता है, मलेरिया आपको प्रोटोजोआ से, और गेहूं का जो रस्ट रोग होता है वो फंगस यानी कि कवक से होता है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही मिलान किए हुए हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं? दूध का दही में परिवर्तन जो होता है वो लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु से होता है, यह बात सही है। ब्रेड की जो बेकिंग होती है वो विषाणु नहीं बल्कि ईस्ट यानी कि फंगस जो कवक होते हैं उसकी वजह से होती है, तो बी वाला गलत है। अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट से होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइबोजोबियम नाम के जीवाणु के द्वारा किया जाता है, तो बी यहाँ पर सही हो गया। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक, तो जो प्रतिजैविक है वो कौन होता है? तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। क्या होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो है कि औषधि गुणों से जो है कि मतलब एक तरीके से एंटीबायोटिक दवा वगैरह जो बनाई जाती है, तो ये इसमें मेन रूप से यूज की जाती है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो सबसे तेज़ी से जो बनता है वो बनता है विटामिन डी, क्योंकि हम लोग सामान्यतः जो है कि क्या होते हैं, पराबैंगनी किरणों से हमारे त्वचा को रक्षा भी मिलती है सूर्य के प्रकाश से, और मैक्सिमम टाइम हम जो है कि घरों से जब बाहर रहते हैं तो सूर्य का प्रकाश हमें मिलता रहता है, क्योंकि हम दिन में ही कोई काम करते हैं और दिन में हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, इसलिए विटामिन डी बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में बनता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 10 है,
रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है, यानी कि जो रक्त का जो फ्लो होता है उसको रोकने के लिए हेपेरिन नाम का एक जो है कि तत्व होता है जो एंटी थ्रोम्बिन होता है, और ये पॉलीसैकेराइड होता है। इसकी वजह से रुधिर में क्या होता है, थक्का नहीं जमता है, वरना नसों में ही अगर थक्का जम जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, तो कार्पस प्लूटियम जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से गर्भावस्था बनी रहती है। और टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, टेस्टस मतलब होता है वृषण, जो कि पुरुषों में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं में जो है कि स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और लाइक भले मत कीजिए लेकिन शेयर जरूर करिए ताकि और भी लोगों तक इतनी ही बेहतर कंटेंट के साथ पहुँचे ये चीज़ें। तो पूछा जा रहा है अगला प्रश्न, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रक्तदाब का नियंत्रण किसकी वजह से होता है ये देखना है, तो पीयूष ग्रंथि की वजह से यहाँ पे नहीं होता है, बल्कि जो आपकी किडनी में एड्रिनल ग्रंथि होती है, कौन सी होती है, एड्रिनल, ध्यान दीजिएगा, एड्रिनल जो होता है यानी कि पीयूष ग्रंथि अधिवक्र ग्रंथि जिसे किडनी कहते हैं, तो ये जो है कि रक्तदाब के नियंत्रण को कंट्रोल रखती है। बाकी मानव त्वचा को रोग देने वाले वर्णक जो है कि रंग देने वाले वर्णक क्या होते हैं, मेलानिन, जिसका मेलानिन ज़्यादा कम होगा वो गोरे रंग का होगा, जिसमें ज़्यादा होगा वो डार्क यानी कि हल्का ब्राउनिश या ब्लैक कलर का होगा। मिश्रित ग्रंथि ये अग्नाशय, ये बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही होती है। वहीं हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला जो प्रोटीन है वो ऑक्सीटोसिन होता है, जो एक पादप हार्मोन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर कुछ विटामिन हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग। कैल्सीफेरॉल की बात करेंगे तो विटामिन डी होता है जो कि सूखा रोग है, ये बिल्कुल सही बात है। और फोलिक एसिड यानी कि फोलिक अम्ल जो कि रक्त की कमी होती है, न कि किलोसिस होता है, तो रक्त की कमी होना चाहिए यहाँ पे। और बायोटिन की बात करेंगे तो ये बालों के झड़ने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और टोकोफेरॉल ये जनन क्षमता को कम करता है, न कि चर्म रोग को। तो आप देखेंगे दूसरा और चौथा ही असत्य है, और यहाँ पे बेमेल युग्म ही तो पूछा जा रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14, वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंगों का कौन सा चर परिवर्तित होता है? जब वायु से कांच में अगर जाएगा तो क्या चीज़ परिवर्तित होगी? तो आप देखेंगे तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति या वेग। तो आप देखेंगे तरंगदैर्ध्य और वेग, क्योंकि माध्यम के टकराने पे वेग जो है कि कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो इसलिए वेग और तरंगदैर्ध्य तो बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो 14 का डी हो जाएगा सही आंसर। 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? यानी कि जिसमें बीज नहीं होते ऐसे फलों की बात हो रही है। तो आपका जिब्रेलिन्स क्या करता है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, साथ ही साथ ये जिब्रेलिक एसिड है जो बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। स्यूडोमोनास सोलेनेरियसियम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक होता है? तो आप इसको देखेंगे तो विल्ट ऑफ पोटैटो यानी कि ये आलू रोग जो होता है, आलू का जो शिथिल रोग होता है, इसमें स्यूडोमोनास पाया जाता है। और बंची टॉप ऑफ बनाना, ये बनाना वायरस यानी कि जो केले में होता है। वहीं एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन यानी कि जो रुई के जो पौधे होते हैं कपास के, उसमें जोथोमोनास जीवाणु होते हैं। और पोटैटो मोजेक रोग जो होता है वो पोटैटो वायरस एक्स होता है। 17 प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पे लार ग्रंथि जो है कि वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती हैं, ये हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस, ये सारी आती हैं। वहीं बहिस्रावी क्या होती हैं, एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, जिसमें श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि होती हैं। और मिश्रित ग्रंथि जो कि एक अग्नाशय है, जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की होती है। अंतःस्रावी वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और बहिर्स्रावी में जो है कि वो किसका सिक्रेशन करेगी, एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं पूछा रहा है। इंसुलिन बीटा कोशिका इसमें पाई जाती है, ग्लूकोन अल्फा कोशिका पाई जाती है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो इसमें ग्राफियन फॉलिकल नहीं पाया जाता, बल्कि कार्पसिल्टिकम कोशिका नाम की एक चीज़ होती है वो पाई जाती है कोशिका इसमें प्रोजेस्टेरोन में, जो महिलाओं में जो है कि खूबसूरती का हार्मोन माना जाता है। और सोमेस्टोस्टेटिन इसमें जो है कि गामा कोशिका पाई जाती है सोमेस्टोस्टेटिन में। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ऐसे असतत आनुवंशिक परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता जाता है, तो उसे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहते हैं।
अगला प्रश्न है 20, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीले लैंपों में किस प्रकार की गैस का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब तो सफ़ेद बल्ब एलईडी वाले लगने लगे हैं रोड पर या हाईवे पे, लेकिन पहले के समय में पीले पीले बल्ब लगते थे बड़े बड़े, तो इसमें जो गैस प्रयोग की जाती थी वो नियॉन गैस होती थी। अगला प्रश्न है 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है और अवतल लेंस से प्रतिबिंबित वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा दिखता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि केवल पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, इसलिए यहाँ पे आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे जो है कि वास्तविक नहीं बनेगा बल्कि आभासी बनता है जो है कि प्रतिबिंब अवतल लेंस पर। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम 22, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है। तो पौधे निम्नलिखित में से किसको तीव्र गति से अवशोषित करेंगे, तो नीला और लाल रंग। हालांकि जो है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे रंग से ज़्यादा होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो नीले और लाल रंग का ज़्यादा तेजी से होता है। और अगले प्रश्न को देखते हैं 23, यहाँ पे कुछ श्रवण ग्रंथियाँ हैं जो सीक्रेट होती हैं और यहाँ पे उनके हार्मोन हैं। तो पीनियल ग्रंथि, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेमेल युग्मों का चयन कीजिए। बेमेल, तो आप देखेंगे पीनियल ग्रंथि से क्या निकलता है, मेलाटोनिन निकलता है, ये तो सही है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है, यह भी सही है। अग्नाशय से गैलानिन नहीं बल्कि अग्नाशय से इंसुलिन मिलता है, बीटा सेल वगैरह जिस पे मिलती है। और जनन ग्रंथि पे प्रोजेस्टेरोन मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है, जो महिलाओं में पाया जाता है। तो केवल तीसरा गलत हो जाएगा, यानी ए स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ से गैलानिन नहीं दोस्तों बल्कि इंसुलिन प्राप्त होता है। 24 प्रश्न है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगी तो किस में से गुजरेगी ये, तो सही जवाब हो जाएगा कांच के जल में से। ध्यान दीजिएगा, वायु के कांच से नहीं, वायु से कांच में नहीं, कांच से जल में गुजरेगी। जब जल में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और जिसकी वजह से ये जो है कि प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होती है। 25 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक धातु के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा जा रहा है। धातुओं में चमक होती है, बिल्कुल, सोना चांदी पीतल तांबा इन सब में चमक होती है। सामान्यतः धातु आघात वर्धनी नहीं होते हैं, सामान्यतः धातु तन्य होते हैं। मरकरी मात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि सामान्यतः धातु जो आघात वर्धनी नहीं होते, ये गलत बात लिखी हुई है, क्योंकि ये विद्युत के सुचालक होते हैं तो ये चोट पहुँचाने में सक्षम होते हैं। 26 प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भ्रूण परीक्षण, इन्फ्लुएंजा विषाणु, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा और चेचक। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भ्रूण परीक्षण में एमिनो सेंटेसिस का काम होता है, यानी इसको भ्रूण परीक्षण कहा जाता है जिसमें लिंग की पहचान होती है। और इन्फ्लुएंजा विषाणु में केवल आरएनए पाए जाते हैं। वहीं डीएनए में जो पाई जाने वाली शर्करा होती है वो हेक्सोस नहीं होती दोस्तों, पेंटोस होती है। क्या होती है वो, पेंटोस, क्योंकि उसके गुण H5 से संबंधित होते हैं। और चेचक एक ऐसी विषाणु बीमारी है जो वेरियोला नामक विषाणु से होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस पारितंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा बनता है। तो उल्टा बनने वाली बात अगर हम करें तो ये तालाब में बनेगा। किस में बनेगा, तालाब में। तो कुछ इस तरीके का इसका पिरामिड उल्टा बन जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एनर्जी जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव जो है कि सीधा पिरामिड बनता है इस तरीके से। 28 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम होता है, यह बात भी सही है। सेलुलोज ही प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक पाया भी जाता है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, यह भी सही है। रतौंधी एक आनुवंशिक रोग है, ये गलत है, क्योंकि ये मुख्य रूप से आनुवंशिक नहीं बल्कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। 29 प्रश्न है, विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है। आर तो गलत है लेकिन सी वाला मतलब ए वाला सही है। तो क्या समझ में आया कि सी हो जाएगा सही जवाब, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं बल्कि विद्युत धारा के सिद्धांत पर काम करता है। और 30 प्रश्न है, निम्नलिखित भौतिक राशि तथा मात्रक के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। तो भौतिक राशि है और मात्रक है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम्ब होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है और प्रतिरोध का ओम होता है। तो ये तीनों ही सही हैं, तो डी
हो जाएगा सही आंसर 30 का डी। 31 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को मूल कण या मौलिक कण नहीं माना जाता है। यहाँ पे नहीं माने जाने वाली बात है, तो पॉजिट्रॉन को नहीं माना जाता है। बाकी किसी भी नाभिक में आपको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये तीनों ही मिलेंगे, लेकिन पॉजिट्रॉन नहीं मिलता है मूल रूप से। अगला प्रश्न 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, तो ये गलत है क्योंकि नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर कार्य करता है, बिल्कुल गलत। ये जो है कि नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो बस हाइड्रोजन बम एक अपवाद है जो संलयन पर काम करता है। तो पूछा जा रहा है सत्य कथन, तो न तो पहला सही है और न ही दूसरा, तो डी हो जाएगा सही आंसर। 33 है, प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया था। सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए, या बैंकों की तिजोरियों के लिए, या स्वचालित दरवाजों में, या उपरोक्त सभी में। तो आप देखोगे उपरोक्त सभी में प्रकाश विद्युत सेल लगभग सभी में जो है कि काम किया जाता है। ये सेंसर पे काम करता है मुख्य रूप से। 34 है, जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाने के कारण गर्म सूप हमें स्वादिष्ट लगता है, बिल्कुल सही बात है। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है। यह पूछा जा रहा है कि क्या गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जो है कि फैल जाता है चारों तरफ आसानी से। अगर पृष्ठ तनाव इसका अधिक होता तो ये गर्म सूप क्या होता है, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता और उससे क्या होता, हमारी ये जो जीभ है वो जल जाती। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। मतलब वायुमंडलीय दाब में कमी कैसे होती है, पहाड़ों पर खाना देर से पकना, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का गिरना, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, कि लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना ये वायुमंडलीय दाब की कमी का उदाहरण नहीं होता है। इसका इससे कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि ये तो कैपिलरी सिस्टम पे काम करता है। कैपिलरी सिस्टम पे यानी कि केशिकात्व नली जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये केशिकात्व पे काम करता है। अगला प्रश्न 36, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है भाई। चंद्रमा पर जी का मान बढ़ जाता है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान 1/6 गुना होता है, या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पे जो जी का मान होता है वो 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पर 6 है तो चंद्रमा पे 1 रहेगा इसका मान। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः क्वथनांक और संघनन बिंदु समान होते हैं, प्रायः गलनांक एवं हिमांक बिंदु समान होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वथनांक एवं जो संघनन बिंदु होते हैं इसकी बात की जा रही है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे यंत्र है और उसके आविष्कारक हैं कि किसने इसको खोजा है। तो आप देखोगे रिवॉल्वर की खोज कोल्ट ने की, ट्रांजिस्टर को साकले ने, टेलीविज़न को जे एल बेयर्ड ने, लेकिन मशीन गन की खोज जो है कि जेम्स पकल व्यक्ति ने की थी। किसने की थी, जेम्स पकल। ये जेम्स पकल ने की थी, ना कि कार्ल बेंज ने, क्योंकि कार्ल बेंज ने तो पेट्रोल से चलने वाली कार का निर्माण किया था, नहीं आविष्कार। 39 है, रमन प्रभाव का संबंध किससे है। रमन प्रभाव का संबंध किससे दोस्तों, केवल द्रवों के आर पार जाने वाली किरणों से, केवल प्रिज्मों के आर पार जाने वाली किरणों से, या सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से। तो सी हो जाएगा, सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से रमन इफेक्ट का संबंध है। 40 प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री और मैंग्रोव और आर्द्र पारितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन पारितंत्रों में उपस्थित कार्बन क्या कहलाता है, ग्रीन कार्बन कहलाएगा, ब्लू कार्बन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंग्रोव समुद्री और पारितंत्रों की वायुमंडल में, तो इसका हो जाएगा ब्लू कार्बन। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखेंगे क्या कहता है। 41 प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि भूजल पेयजल का एक बेहतर स्रोत है, इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक से अशुद्ध जो जल है वो मिला है, कई बार जो है कि वो चर्चा में आ चुका है आर्सेनिक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं होता है। आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन या जीव द्रव्य का अभाव। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जीव द्रव्य का अभाव होता है, क्योंकि विषाणुओं में आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है और वो अपनी कॉपीज़ भी बना लेते हैं, लेकिन जीव द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं इनकी अनुपस्थिति होती है, यानी ये इसमें नहीं पाए जाते हैं।
43 प्रश्न है आपका, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में जो सर्वाधिक होता है वो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। लगभग जो है कि 62% जो है कि जीव द्रव्य में पाया जाता है, क्योंकि जीव द्रव्य ही हमारे जीवन का आधार होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित तो वैसे भी नहीं रह सकते, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है। और अगले प्रश्न को देखते हैं 44 को। यहाँ पे पदार्थ दिए हुए हैं और प्रोटीन दिए हुए हैं, कौन सा पदार्थ कौन से प्रोटीन से संबंधित है? तो अगर हम बात करें रुधिर की, तो रुधिर में पाया जाता है ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन कहते हैं हम लोग। और दाल में अगर पाया जाता है तो प्रोलैमिन्स पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम, जबकि अंडा में ग्लोबुलिन पाया जाता है। 45 सीरीज को देखते हैं हम लोग, 45 प्रश्न श्रृंखला को देखते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात किया जा रहा है, क्लोरएम्फेनिकॉल प्रतिजैविक औषधि है, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन है, और एस्पर्टम कृत्रिम मधुरक है, यानी कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनेस को बढ़ाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही सही मिलान करते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी इतने मीटर में होती है, कितनी होती है वो जो है कि दूरी, वो होती है आपकी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तत्व सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, और इस तत्व के यौगिकों का उपयोग पीड़ाहारी के रूप में भी किया जाता है। तो ये हो जाता है ब्रोमीन। ये ब्रोमीन होता है जो सामान्यतः एक लिक्विड फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। 48 प्रश्न है, निम्नलिखित में अम्लों में से किसे या कौन सा ऑक्सी अम्ल नहीं है? ऑक्सी अम्ल नहीं है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि H2SO, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है, तो ये होता है। अगला है 49 प्रश्न, परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कौन सा होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है, को शून्य माना जाता है, मतलब ये परम शून्य ताप होता है। अगला प्रश्न है 50, निम्नलिखित में से उन तत्वों और उनके अयस्कों के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? कॉपर का अयस्क क्यूप्राइट, सीसा का गैलेना, मरकरी का सिरुसाइट नहीं होता है, बल्कि मरकरी का सिनेबार होता है। क्या होता है ये? सिनेबार, ये इसका अयस्क होता है, और कैडमियम का ग्रेनोकाइट होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से ग्रेफाइट के संबंध में सत्य है? ग्रेफाइट के संबंध में अगर पूछा जा रहा है तो यह कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूपक होता है, ठीक है, ये बात सही है, और यह लिब्रिकेंट के रूप में प्रयोग होता है, कार्बन ग्रेफाइट जो होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 52 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो अगर आग बिजली से लगती है तो उसके लिए पायरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? पायरीन को। और दूसरी भाषा में इसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है 53, जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ना किस घटना से संबंधित है? तो ये अपवर्तन की घटना से संबंधित होता है। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। 54 प्रश्न है, ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इनके दोनों सिरों पर यानी पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं, ओके, और यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें दोलन के परिणामस्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, और लेकिन एक दूसरे की यहाँ पे व्याख्या नहीं करते हैं। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग, 55, निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जर्कोनियम। जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 40 होता है, और परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होने पर ही तत्व क्या करते हैं? रेडियो एक्टिविटी के जो है कि प्रदर्शता दिखाते हैं, गुणों का प्रदर्शन करते हैं। 56 है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य निम्न में से किस पर आधारित होता है? तो जो स्फटिक का होता है वो दाब विद्युत प्रभाव पे आधारित होता है। किस पर? दाब विद्युत प्रभाव पे। 57 प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध का रंग सफ़ेद कर देती है, तो ये बात तो सही है। गाय के दूध में बीटा कैरोटीन होती है जिसकी वजह से हल्का पीलापन होता है, यह भी सही है।
और दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है दुग्ध प्रोटीन को। यह बात भी सही, बच्चों में जो है कि जो रेनिन पाया था इसीलिए बच्चे अपनी माता का दूध पीने के बाद पचा लेते हैं। और शिशुओं के जठर रस में रेनिन अनुपस्थित होता है जबकि वयस्कों में पाया जाता है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर शिशुओं के जठर रस में अगर रेनिन नहीं होगा तो बच्चे अपनी माता जी का दूध या किसी गाय भैंस का दूध पीने के बाद कैसे पचा लेंगे, तो ये दिक्कत होती है। तो 58 का हो जाएगा, बालों के झड़ने की समस्या निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकती है। तो ये विटामिन B7 की कमी से होता है, B7 की कमी से। अगर हम बात करेंगे विटामिन B2 की, तो ये राइबोफ्लोविन होता है, इसकी कमी से चिलोसिस नाम की बीमारी होती है B2 से। और विटामिन B9 से फॉलिक एसिड की कमी से रक्त क्षीणता होती है, और जबकि विटामिन A से रेटिनॉल की कमी से रतौंधी रोग होता है। 59 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ब्राइटस रोग को नेफ्राइटिस भी कहते हैं और यह शरीर में वृक्क को यानी कि किडनी को प्रभावित करता है। कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही कथन सत्य हैं, कि दोनों बातें सही लिखी हुई। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन प्राय अनुत्क्रमणीय होता है और परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। असत्य कथनों की पहचान करनी है तो 60 का ए हो जाएगा कि केवल पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी, न कि स्थायी, जिससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 61। यहाँ पे कुछ व्यापारिक नाम दिए हुए हैं और उनके रासायनिक नाम। जैसे हम लोग बाजार में यूरिया खरीदने जाते हैं तो यूरिया को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो ये आपको बताना है। तो यूरिया को कार्बामाइड कहते हैं। फिनाल जब हम खरीदने जाते हैं, फिनाइल या फिनाल, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। और क्लोरोफॉर्म जो गैस जो सूंघने के लिए होती है, जो सामान्यतः नशे उसे मिलाने के लिए या सामान लूटने के लिए लोगों का जो है कि प्रयोग किया जाता है, तो ट्राईक्लोरोमीथेन। तो ये तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तीनों सही है। 62 प्रश्न कह रहा है, चांदी के निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। तो हॉर्न सिल्वर जो है कि किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। क्योंकि हॉर्न सिल्वर को AgCl भी कहा जाता है, और Cl से हो गया क्लोराइड और Ag से हो गया सिल्वर, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 63, निम्नलिखित बहुलक तंतुओं में से कौन सा एक ऊन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो ऊन के स्थान पर किसको प्रयुक्त करेंगे हम? नायलॉन को प्रयुक्त कर सकते हैं। किसको? नायलॉन को प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुलक तंतु होता है एक तरीके से। और 64 होता है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है और इसमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो प्लाज्मिड होते हैं यानी हरित लवक, इन्हीं के द्वारा जो है कि भोजन बनाने की क्रिया की जाती है, इसलिए इसको कोशिका का घर भी कहते हैं, रसोई घर। तो ये दोनों ही कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। 65 प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आइए 65 को देखते हैं। विभ्रमी पदार्थ लिसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, जिसे LSD के नाम से भी जाना जाता है, ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कवक से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त होता है? ये कवक से प्राप्त होता है। और आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 66, धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, बिल्कुल सही। नींबू का डाइबैक रोग जो होता है कॉपर की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। और आम का लिटिल लीफ रोग कैल्शियम की कमी से होता है। तो 1, 2, 3 तो सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि जो आम का जो लिटिल लीफ रोग है वो कैल्शियम नहीं बल्कि जस्ते की कमी से होता है। अगला प्रश्न 67, निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो RBC को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं जिनको हम कहते हैं। अगला प्रश्न 68, निम्नलिखित में से नील गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो नील गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा? बैसोलाफस ट्रोगोकैमेलस। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, और 69 को देखते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इसको हमें मिलान करना है, ये कई बार पूछा जाता है। सेब की बात करेंगे तो सेब में मिलेगा मैलिक एसिड, शीतल पेय एवं सोडा वाटर जिसे हम कहते हैं, इसमें मिलेगा कार्बनिक अम्ल। और सिरके की बात करेंगे तो सिरके में मिलेगा एसिटिक अम्ल। और खट्टे दूध की बात करेंगे तो इसमें मिलेगा लैक्टिक अम्ल। तो ये हो जाएगा 69 का सही उत्तर। और 70 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 70 को शुरू करते हैं। तो 70 क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए एंटोमोलॉजी तो होता है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, लेकिन मेलेकोलॉजी जो होता है वो कवकों का नहीं होता है, क्योंकि कवकों का तो दूसरा होता है, वो होता है माइकोलॉजी। ये मेलेकोलॉजी जो होता है मोलास्क, यानी कि जो मोलास्क वाले जो होते हैं खोल वाले जो जीव होते हैं उनके अध्ययन के लिए, और एंथोलॉजी फूलों के लिए, और फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के जो अध्ययन होते हैं उसके लिए फ्रेनोलॉजी होता है, और कवक के लिए क्या होता है, माइकोलॉजी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है 71, क्लोरीन गैस की खोज किसके द्वारा 1774 में की गई थी। तो कार्ल विलियम सीले, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 72 प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे रोग है और उससे प्रभावित अंग है, तो उस पर विचार करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, निमोनिया से अगर हम बात करें फेफड़ा प्रभावित होता है, लेकिन टाइफाइड से दोस्तों जो है कि क्या होता है, टाइफाइड से जो आंत होती है ना, हमारे पेट के अंदर की जो आंत होती है, जो छोटी आंत बड़ी आंत, तो ये प्रभावित होती है, न कि बोन मैरो। और डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 73 की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मिलान करने के लिए, तो आप देखेंगे एस्बेस्टस धूल से जो है कि प्रभावित होते हैं वो होते हैं फेफड़े, और सीसा से अगर प्रभावित होता है तो वो होता है उदर, और पारा से अगर हम बात करेंगे तो पारा से जो है कि हमारा रक्त धारा प्रभावित होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारी मस्तिष्क प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है 74, निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क होता है। तो कैलामाइन जो होता है वो जिंक का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, जिंक का। 75 प्रश्न को देख लेते हैं। एंथोलॉजी, अभी हमने जो है कि ऊपर पढ़ा, एंथोलॉजी निम्नलिखित में से किस एक का अध्ययन करता है। तो ये फूलों का अध्ययन करता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे घास की, तो ये करेगा एग्रोएस्ट्रोलॉजी, और जलीय जीवों की होती है एक्वाकल्चर, और नव संवर्धन का पेड़ जो होता है, या वन संवर्धन या नव संवर्धन, तो सिल्वीकल्चर हो जाता है। 76 प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यह अंतःस्रावी रोग होते हैं और यहाँ पे जो है कि कारण होते हैं, जैसे वायरोलिज्म, यानी कि वायरोलिज्म की अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आप देखेंगे वायरोलिज्म एड्रेनल के कारण, अधिक स्राव के कारण होता है। ग्वाइटर रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, और टिटेनी पैराथार्मोन के कम मात्रा में श्रावण के कारण। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है। कैटफिश, गिटार फिश, समुद्री घोड़ा, या पाइप फिश। तो सही हो जाएगा आपका डी कि चारों ही ओरिजिनली वास्तविक रूप से मछलियाँ पाई जाती हैं। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं होता है। तो आप इसको देखेंगे, इरेप्सिन या पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, पेप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, सुक्रोज ये सुक्रेज को ग्लूकोज में बदलता है, और लाइपेज ये वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सुक्रोज जो सुक्रेज होता है वो एंजाइम सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, न कि ग्लूकोज में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के अति स्रावण से कौन सा रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन का जो है कि स्राव ज़्यादा अधिक हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया नाम की जो है कि बीमारी होती है, जिसमें रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है और हमें डायबिटीज जैसे जो है कि बीमारी बनने लगती है। डायबिटीज़ तो तब होगी जब इंसुलिन की मात्रा कम जो है कि स्रावित होगी। अगर जब यहाँ पे अधिक हो रही तो हाइपोग्लिसीमिया नाम से बीमारी होती है। और क्वेश्चन नंबर हम 80 देख लेते हैं। यहाँ पे आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बात कर रहा है कि आपसे आरबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है, तो हम कहेंगे नहीं, आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऊँट के आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है, यह बात सही है। ऊँट एक अपवाद के तौर पे जिसके मतलब आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 80 का डी, कि ए तो गलत है और आर सही है। 81 है, यहाँ पे रोग हैं और उसके कुछ कारण हैं, तो इसको हमें देखना है। जैसे टिटनेस की बात करेंगे तो टिटनेस होता है आपके जीवाणु से, ट्रैकोमा की बात करेंगे ट्रैकोमा विषाणु से होता है, पायरिया की बात करेंगे तो ये प्रोटोजोआ से होता है, और एथलीट फूट ये आपके कवक से होता है। अब 82 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उपास्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यानी हड्डियों में, तो आप देखेंगे यहाँ पे। और दूसरा लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो यहाँ पे दूसरा तो सही है, लेकिन उपास्थि में जो है कि ओसीन नाम का जो है कि प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बल्कि ये किस में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं, जबकि हड्डियों को बोन कहते हैं। और जो उपास्थि में पाया जाता है वो कॉन्ड्रिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रिन। 83 है,
निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं, यानी कि जो प्रोटोजोआ से रोग नहीं होता है वो होता है आपका डायबिटीज, मधुमेह, क्योंकि ये इंसुलिन की कमी से होता है। जबकि कालाजार, मलेरिया और पायरिया ये तीनों ही प्रोटोजोआ से रोग होते हैं। 84 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सूची दी हुई है फर्स्ट और सूची सेकंड। यहाँ पे हमें मिलान करना है कि मूली में तीखापन या मिर्च में चरपराहट क्यों होती है, तो किसकी वजह से होती है ये हम बात करेंगे। मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट की वजह से होता है। मिर्च में चरपराहट जो होती है वो कैप्सेसिन के द्वारा होती है। और आलू में जो हरापन आता है वो सोलोनिन की वजह से। और गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन की वजह से होता है। अगला प्रश्न 85, स्पाइरोमीटर से मापा जाता है। क्या मापते हैं हम स्पाइरोमीटर से, तो श्वास का मापन करते हैं, यानी कि श्वास कितनी तेज़ी से चल रही है कितनी तेज़ी से नहीं, तो इसका मापन किया जाता है स्पाइरोमीटर से। अगला प्रश्न है, बर्फ़ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा बना देता है, यानी कि किसी भी पेय पदार्थ में अगर आप बर्फ़ का टुकड़ा डालते हो तो उसे ठंडा बना देता है। और बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे वह ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। 87 प्रश्न है, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो किससे संबंधित है, उत्पादित की जाती है, यानी कि विद्युत शक्ति गृह में जो उत्पादित विद्युत क्षमता होती है उसके मापन के लिए मेगावाट इकाई। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यूपी सरकार या भारत सरकार के द्वारा 700 मेगावाट का एक प्लांट उत्पादित किया जाएगा, मतलब कि एक प्लांट का वो किया जाएगा स्थापना, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर रही है बिजली को। अगला प्रश्न है 88, ग्लाइकोलिसिस में किसका निर्माण होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में दोस्तों ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल को कहते हैं, मतलब ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल को जो है कि ग्लाइकोलिसिस में कहा जाता है। अर्थात कि ये कोशिकीय श्वसन की पहली अवस्था है जिसमें ग्लाइकोलिसिस अवस्था ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में उभयनिष्ठ होती है और इसमें ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। 89 प्रश्न है, क्या कहता है 89 प्रश्न, आंतों की सबसे अंदर की परत किन कोशिकाओं की बनी होती है। तो आंतों की जो सबसे अंदर की परत होती है वो एपिथीलियम से बनी होती है। किससे बनी होती है, एपिथीलियम से। 90 प्रश्न है, रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण किसे माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण किसे माना जाता है, नेफ्रॉन को माना जाता है। और नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की फंक्शनल इकाई होती है जो कि पूरी तरीके से काम करती है। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन शीर्षस्थ प्रभावित को समाप्त करता है, यानी कि जो शीर्षस्थ होते हैं ऊंचाई बढ़ने वाली वो समाप्त होते हैं ऑक्सिन से। किससे होती है, ऑक्सिन से। ये एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो हार्मोन शीर्षस्थ प्रभावित को समाप्त करता है और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। 92 है यहाँ पे जीवों के नाम और उनकी गुणसूत्रों की संख्या। अगर मनुष्यों की बात करेंगे तो इसमें 46 होती है, कुत्ते की बात करेंगे तो 78, घोड़े की बात करेंगे तो 64 और कबूतर की बात करेंगे तो 80। तो यहाँ पे ये चारों ही सही हैं यहाँ पर। अब 93 प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये बात सही है और इसका गठन 1950 में किया गया था, यह भी सही है। और पूछा जा रहा है आपसे असत्य कथन, तो यहाँ पे न तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है, दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 94, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, हिमेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या अर्निथोलॉजी। तो सही क्या हो जाएगा, अर्निथोलॉजी जो है वो दोस्तों सांपों का अध्ययन नहीं बल्कि पक्षियों का अध्ययन होता है। और सांपों की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है ओफियोलॉजी। क्या होता है, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन होता है। बाकी तीनों ही सही है, तो 94 का डी हो गया। अगला प्रश्न 95, हाइपोग्लाइसीमिया रोग इंसुलिन के अल्प श्रवण के कारण होता है। नहीं दोस्तों, इंसुलिन के बहिर्श्रवण यानी कि अधिक से अधिक श्रवण होगा तब होगा। और इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, यह बात तो सही है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या, ए तो गलत है और आर सही है। इसका मतलब डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ए गलत है आर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96, पूछा जा रहा है कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है। कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है, तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, स्लीपिंग सिकनेस और हीमोफीलिया। तो सी हो जाएगा, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस जो है कि ये कोई भी प्रकार से जो है कि ये आनुवंशिक रोग नहीं बल्कि ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। 97 प्रश्न है, बहिर्स्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्राव को एंजाइम कहते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को हार्मोन कहते हैं। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही लिखी हुई हैं। और आपसे पूछ रहा है असत्य कथन, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि न तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है। 98 प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से वक्र के कार्यों के अंतर्गत आता है? वक्र मतलब होता है किडनी। किडनी के कार्यों के अंतर्गत कौन सा आता है? यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी कि पीएच का नियंत्रण करता है। यह रक्त में परासरणी ताप का नियंत्रण करता है। शर्करा, अमीनो अम्ल आदि अधिशेष भाग का निष्कासन करता है। और डी, सभी कथन सत्य हैं। 99 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यूरेनियम 238 परमाणु बम के लिए होता है, सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल, ये जो है कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो संचायक सेलों के लिए नहीं, क्योंकि इसमें तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है H2SO4 का। वहीं पोटेशियम क्लोरेट माचिस के लिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 99 के बाद 100 की बात करेंगे तो एडीज मच्छर के काटने से होने वाले जो रोग होते हैं, एडीज मच्छर के काटने से वो क्या हो जाएंगे? तो हम देखेंगे डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर और मलेरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। केवल मलेरिया छोड़ दीजिए, क्योंकि मलेरिया आपके प्रोटोजुआ से होते हैं। बाकी ये सारे के सारे एडीज मच्छर के काटने से हो जाते हैं, क्योंकि जो मलेरिया होता है वो सामान्यतः मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। 101 प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि जो उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं बल्कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो जो है कि सेलिब्रेट किया था, और उनका जन्म दिवस कब हुआ था? 7 नवंबर को। तो इसलिए दूसरा गलत है। 102 प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो आप देखेंगे कि कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। ये तीनों ही जब रहेंगे तभी जो है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आवश्यक हो सकेगी। वैसे तो ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, लेकिन अब इस ऐसे ग्रुप में ऑक्सीजन नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 103 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 103 प्रश्न स्टेटमेंट में है कि ओजोन जल के शुद्धिकरण में सहायक होता है, यह ऑक्सीजन के या ऑक्सीकरण के द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। 104 को देखते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो है एमाइलेज। ओके, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 105, किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा विटामिन D2। अगला प्रश्न, यहाँ पे रोग और कवक की बात हो रही है, जैसे दमा, गंजापन, खाज और दाद। वैसे देखा है तो ये चारों ही रोग जो है कि आपके कवक से होते हैं, लेकिन अब इसमें स्पेशल रूप से पूछ लिया गया है। तो दमा तो होता है आपका एस्परजिलस फ्यूमिगेट से होता है, ये रहा। गंजेपन की बात करें तो टीनिया कैपेटिस से होता है, ये रहा। खाज की बात करेंगे तो ये एक्केरस स्केबीज से होता है, ये रहा। और दाद की बात करेंगे तो ये आपको ट्राइकोफाइटल लेरूकोसम से होता है। अच्छा प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य कथन है? डेंगू ज्वर मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। भारत में डेंगू बुखार का पहला मामला 1963 में कोलकाता में सामने आया। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, यही गलत है, क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। अगला प्रश्न है 108 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक तने का प्रकार नहीं है? केसर, अदरक, हल्दी, गाजर। तो डी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि गाजर जो है कि तने का प्रकार नहीं कहलाता है। गाजर क्या कहलाता है? रूपांतरित जड़ के रूप में जानी जाती हैं। 109 प्रश्न है। जनन पौधे के समरूप पौधा मिलता है। जनन पौधे के समरूप पौधा तना काट कर ही मिल सकता है, यानी कि सेम उसकी जो है कि कलमी लगाना, यानी जिसे हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न 110। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो आप देखेंगे जो एथेनॉल है वो आपको मक्का और गन्ना इन दोनों से ही मिलता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 111 प्रश्न है। बेमेल युग्मों की पहचान करनी है आपको, बेमेल युग्मों की पहचान करनी है। तो काजू की बात करेंगे तो ये जो है कि बीज ये पत्र होता है इसका खाने वाला पार्ट। नाशपाती का फलवित्ती होता है। लीची का एरिल होता है और गेहूं का भ्रूणपोष होता है। तो ये चारों ही सही है, इसलिए डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी युग्म बेमेल नहीं है। 112 प्रश्न है। लिथियम का परमाणु भार होता है, लिथियम आयन की जो बैटरी है इसका परमाणु भार सिंपली 7 होता है। 113 नंबर के प्रश्न को देखते हैं।
साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। और आगे देखते हैं, पहिया और धुरी के बीच संसर्प का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है कि नहीं, तो ये बात तो सही है, लेकिन आर गलत है। और अगले प्रश्न को देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल निम्न में से किससे निर्मित होते हैं? तो ये मुख्य रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुचुंबकीय पदार्थ है? अणुचुंबकीय पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है 116, ध्वनि के लघुत्तम कणों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है ध्वनि के लघुत्तम कणों को? फोनान कहा जाता है। 117 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा लिनोलेनिक वसीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो कुछ विशेष प्रकार की वसा अम्लों का संश्लेषण कर सकती हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो अब हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा पैन। ठीक है, पैन हो जाएगा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 119, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो इसमें देखिए, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे। तो 2, 3, 4 यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंगे होती हैं, क्योंकि इनको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पे ध्वनि तरंगों को हम अलग कर देंगे। 120 प्रश्न हो जाएगा आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है? तो कौन सा भाग होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। और 121 प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये देखना है। ट्रैफिक पुलिस को गोल्जी बॉडी कहते हैं। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण जो है कि लाइसोसोम में नहीं होता है। जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो मुख्य रूप से राइबोसोम में होता है। और शीतल पेय की बात करें तो इसमें कैफीन मिलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 122 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। किसके अंतर्गत? माइकोलॉजी। अगर बात करें फाइकोलॉजी की तो ये शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। हिस्टोलॉजी की तो ये ऊतकों के अध्ययन से संबंधित है। अपोमोलॉजी की तो ये फलों के अध्ययन से संबंधित है। 123 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो आपका हो जाएगा मक्का। मक्के में ही सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लगभग 80% के आसपास पाया जाता है। अगला प्रश्न है 124, हरित ग्रंथियाँ, ध्यान दीजिएगा, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? तो हरित ग्रंथियाँ आपकी उत्सर्जन से संबंधित हैं। किससे हैं? उत्सर्जन से। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पैरासाइट्स जिसको हम कहते हैं? तो यहाँ पे तो देखेंगे आप, तो इसमें कोई भी नहीं है, इसके लिए अलग से एक वर्ड आता है पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, जबकि वायरोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। मिर्मेकोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें चींटियों का अध्ययन करते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न 126, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 46वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न, केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जल दूत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल दूत का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है देश के किसी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाना। 128 प्रश्न संख्या क्या है, सितंबर 2022 में आर वेंकटमणि निम्नलिखित में से किस एक पद के लिए नियुक्त किए गए हैं? तो ये देश के नए अटॉर्नी जनरल बना दिए गए हैं, महान्यायवादी, और ये आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है 129, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 130, निम्नलिखित में से किसे 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का पुरस्कार दिया गया है? तो आशा पारिक को दिया गया है।
131 में देखें, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह बैठक सितंबर 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इस सम्मेलन में लेबनान एससीओ का नया सदस्य बना था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि ईरान को एससीओ का नया सदस्य बनाया गया है और 9 हो गई है अब इसकी सदस्य संख्या, तो इसमें केवल पहला सही है। 132 को देखते हैं, तो सितंबर 2022 में भारत का प्रथम लिथियम सेल उत्पादन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है। तो जो लिथियम बैटरी का जो केंद्र लगाया जा रहा है वो तिरुपति आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है 133, जिसका आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है, सितंबर 2022 में वोल्कर टुर्क निम्नलिखित में से किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एक नए उच्चायुक्त जो है कि घोषित किए गए या नियुक्त किए गए हैं। तो यूएन मानवाधिकार आयोग के, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 134 प्रश्न है, सितंबर 2022 में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन जो कि ये क्यूमिंजिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया। तो चीन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO द्वारा सितंबर 2022 में 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा 136, क्वेश्चन नंबर, सितंबर 2022 में देश का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। तो तेलंगाना में किया गया है इसकी घोषणा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 138, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो ककाडू 2022 के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। यह एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास था। अगर हम देखते हैं कि यह एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास था, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन डार्विन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में किया गया, यह भी सही है। यह नौसेना अभ्यास वर्ष 1993 से आयोजित किया जा रहा है, यह भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 137 का सी हो जाएगा। 138 प्रश्न की ओर देखते हैं, अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 107वें स्थान के साथ गंभीर स्थिति में रखा गया है, बिल्कुल सही बात है ये। और यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी की जाती है, तो यही गलत है, क्योंकि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और आयरलैंड में स्थित वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी करने वाले संस्थान की बात गलत है, जबकि रैंकिंग भारत की सही है। तो 138 का ए हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 139, अक्टूबर 2022 में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है। तो लखनऊ में आयोजित किया गया है भारतीय सड़क कांग्रेस का। इसमें नितिन गडकरी जी जो है कि शामिल हुए थे। और अगला प्रश्न, इब्सा मार्च 7 निम्नलिखित में से किन 3 देशों के बीच में आयोजित किया था। इब्सा मार्च को अगर आप देखेंगे तो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो ऑपरेशन गरुण चलाया जा रहा है। क्या होगा, ऑपरेशन गरुण। 142 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक वॉर ऑफ लंका के लेखक हैं। तो कौन एक व्यक्ति जो है कि वॉर ऑफ लंका के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, अमिश त्रिपाठी जी। अमिश त्रिपाठी ने यह पुस्तक को लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम लोगों में वेदों के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन अक्टूबर 2020 में जो है कि कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो पुरी में किया गया, उड़ीसा के पुरी में। 144 प्रश्न संख्या, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जबकि दुर्गावती की अगर हम बात करेंगे तो आपके MP में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, अक्टूबर 2022 में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित प्रचंड क्या है। एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसको हम लोग LCH भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुल्लमपारा ग्राम पंचायत सितंबर 2022 में डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की प्रथम ग्राम पंचायत बनाई गई है। और यह जो पुल्लमपारा है ये कहाँ पे है, तो केरल की ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में नासा द्वारा चलाए गए डार्ट मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड से रक्षा करना, ये इस पे फोकस किया गया है इसमें डार्ट मिशन को। 149 प्रश्न क्या है, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए निम्नलिखित में से किन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आप यहाँ पर देखेंगे ये तीनों को ही किया गया है, बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबविगो। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा 149 का डी। और यहाँ पर अब लास्ट प्रश्न है यहाँ पे कि एनी अर्नक्स 2022 को साहित्य का यहाँ पे इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो मूलतः किस देश की निवासी हैं? तो फ्रांस की निवासी हैं। इनकी राइटिंग है उसके लिए इन्हें दिया गया, जैसे कि द ईयर्स, अ वीमेन स्टोरी, अ मैंस प्लेस। तो ये सारी जो पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी, इसीलिए इनको मिला है ये पुरस्कार। तो दोस्तों ये तो था हमारा टेस्ट नंबर 5, जो आपके साथ बेहद ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।